हेलो स्टूडेंट्स। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बेसिकली इस टॉपिक में हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती है उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको बैलेंस करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चंस करते आए थे कि अगर इतने ग्राम रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा, सेम क्वेश्चंस आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। क्या है ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, कैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ फर्स्ट वन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एंड सेकंड वन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या है ये पूरा लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, बट टू बिगिन विथ इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है, जो इस चैप्टर में थ्रू आउट हम यूज करेंगे, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सब यहीं से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिए, इट इज द रियल और इमेजिनरी, इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज present on an atom in a compound when the compound is considered completely ionic। तो जो डेफिनेशन हमने लिखी, इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल में ले रहा हूं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। आई थिंक हम सबको पता है NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें Na+ और Cl आयन होते हैं। Na+ और Cl आयन होते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सोडियम एटम पर +1 चार्ज है, क्लोरीन के एटम पर -1 चार्ज है, यानी राइट नाउ इस पर +1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है। तो यही इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी है, यानी राइट नाउ यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक्चुअल में आयन एटम्स के ऊपर चार्ज है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक्चुअल में एटम्स के ऊपर चार्ज है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं HCl का। आप सबको पता है कि HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें इसको 100% आयनिक मानना होगा। 100% आयनिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंप्लीटली किसी एक एटम पर शिफ्ट करना होगा। क्वेश्चन आता है किस पर शिफ्ट करें? जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो डेफिनेटली कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस पर शिफ्ट कर दो? क्लोरीन पर। तो यहां पर +1 और यहां पर -1।
अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, इसका -1। लेकिन राइट नाउ हम देखें तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर एक्चुअल में चार्ज है क्या? नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 है, जबकि एक्चुअल में जो चार्ज है वो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर चार्ज नहीं है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको चार्ज नहीं बताता है। ये तो एक तरीका है, एक नंबर हमने खुद डिफाइन किया है जिसका नाम हमने दे दिया ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो यहां पर बताया जा रहा है, ये हाइपोथेटिकल टर्म है जो कि हमने ऑन पेपर डिफाइन किए। एक्सपेरिमेंटली आप कभी भी ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। अब अगर आप HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये कोई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म नहीं है, ये टर्म हमने ऑन पेपर इस तरह से डिफाइन किए कि आप इस तरह से सोचिए और फिर जो चार्ज आएगा वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसीलिए कहा गया इट इज द रियल और इमेजिनरी। यहाँ कुछ केसेस में ये रियल में भी चार्ज हो सकता है, बट हर जगह ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन एक प्रेडिक्शन है, इमेजिनेशन है, उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर भी एक थॉट है, एक प्रेडिक्शन है। हाँ, बट इसको यूज करके हम बहुत सारे और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम देखेंगे इस ऑक्सीडेशन की हेल्प से हम रिएक्शंस को बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। हाँ, बट ये क्लियर होना चाहिए कि ये टर्म जो है हमने डिफाइन किया, ऑन पेपर इसको डिफाइन किया गया है, एक्सपेरिमेंटली आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये टर्म हमने डिफाइन की है तो इसको फाइंड आउट करने का भी अपना एक तरीका है, इसके कुछ रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगेन मैं यहां पर बता दूं, रूल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो रूल्स है ना, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों माना जा रहा है, अगेन क्यों, ये थॉट है, फिर से यही कहूंगा ये किसी का थॉट है तो उसके अपने रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। फिर हम लेटर ऑन देखेंगे कि उस ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं। बहुत सारे केसेस में तो सिंपली कुछ रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो इजीली ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल सकते हैं। हाँ, बट कुछ केसेस कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं जहां पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। तो पहले तो मैं रूल्स की ही बात करूंगा। सिंपल से कुछ रूल्स के थ्रू हम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हेडिंग डालिए, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। Rules to determine oxidation number. First one, sum of the oxidation number of all the atoms in a compound oblique ion is equal to the charge on कंपाउंड और क्या मतलब है इसका। लेट्स से KMnO4 की बात करें। KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है X, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है Y और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है Z। दैट मीन्स ऑक्सीजन के एक एटम पर कितना चार्ज है, Z। टोटल यहां पर अगर हम देखें तो इस कंपाउंड पे चार्ज क्या है, 0, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पर इनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा, पोटेशियम का एक ही एटम है, सोडियम का भी Mn का भी एक ही एटम है, प्लस
ऑक्सीजन के 4 एटम्स है तो 4Z, एक पर Z है तो चारों पे 4Z इक्वल्स टू 0। अगर हमें x और y पता है तो Z निकाल सकते हैं, या YZ पता है तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। तो कोई भी न्यूट्रल अगर कंपाउंड है, चाहे वो KMnO4 हो, चाहे K2Cr2O7 हो, चाहे CO2 हो, चाहे CH4 हो, ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो 0। और एग्जांपल फॉस्फेट है, यहां पर अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है x, ऑक्सीजन इसका है y, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 4y इक्वल्स टू, यहां पर सिंस इस पर चार्ज है तो -3। हाँ, यहां पर भी आप कह सकते हो, अगर H2 की मैं बात करूं तो अब एक ही तरह का एटम, तो इस पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर इसका x है तो 2x इक्वल्स टू 0, यहां से आप कह सकते हो x 0 हो जाए। मतलब अगर एक ही तरह के एटम्स हैं, एक ही तरह के एटम्स यानी एलिमेंट्स हो गए, उनमें एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। जैसे ग्रेफाइट है, सारे क्या कनेक्टेड, सारे कार्बन, तो ग्रेफाइट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वो 0। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, प्योर एलिमेंट जितने, आयरन Fe सॉलिड का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। सारे एक ही तरह के एटम्स है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0। ठीक है। इनफैक्ट ज्यादातर जगह पर इसी से हमारा काम चल जाता है, इसी लॉजिक से हम बहुत सारे एलिमेंट्स, एटम्स का, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। सेकंड रूल पर आते हैं, ये जो भी एल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज +1। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन सा ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, इज +2। एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। देखो इनका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो जैसे आप कंपाउंड को आयनिक कंसीडर करोगे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। सोडियम, पोटेशियम ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। फोर्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिफ्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 इन इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड का एग्जांपल जैसे NaH। अब NaH हमें पता है हाइड्रोजन जो है मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटल से कम है, नॉन मेटल से कम है लेकिन मेटल से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, हाइड्रोजन पर, इसलिए -1 और +1। इसको दूसरे लॉजिक से भी आप कर सकते हो, सोडियम पर +1, एल्कली मेटल है तो ऑब्वियसली ओवरऑल 0 है तो हाइड्रोजन पर -1। इनफैक्ट ये जो रूल्स है ना, इन्हें आप सीक्वेंस में प्रायोरिटी दे सकते हो, मतलब कहीं पर भी अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो पहले उस रूल को प्रायोरिटी दोगे जो ऊपर लिखा है। जैसे यहाँ पर आपको नहीं पता Na और सॉल्ट इसका क्या है, तो पहले हम किसको असाइन करेंगे, +1। अब हाइड्रोजन का क्या होगा, इस लॉजिक से निकाल दो, इस लॉजिक से निकाल दो कि इसका तो +1 है, ये हाइड्रोजन का ओवरऑल 0 है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, -1। तो जितने भी ये मेटल हाइड्राइड्स हैं इनमें हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। लास्ट इसमें जो बचता है दैट इज ऑक्सीजन।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 जनरली, एक्सेप्ट परोक्साइड्स में इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं परोक्साइड्स का, H2O2। और भी एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, बट परोक्साइड्स में इसका होता है -1। सुपर ऑक्साइड लाइक KO2 -12, इसको भी निकाल सकते हो आप, पोटेशियम का +1 तो 1 + 2x, तो x = -12। परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और OF2, यहां पर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होंगे? फ्लोरीन पर। तो यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज कितना आ जाएगा? +2। तो फ्लोरीन के साथ जब एसोसिएटेड है तब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पे शिफ्ट हो गए, बाकी हर जगह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होते हैं? ऑक्सीजन पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही है। तो यहां पर ऑक्सीजन पर प्लस, माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। बट ये देखिए सुपर ऑक्साइड, OF2, ये तो बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स हैं। परोक्साइड्स के भी बहुत ज्यादा नहीं, वो हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली अगेन ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 ही होता है। देन 7th, कोई भी जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, कोई एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, वेरी करता है। ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, वो वेरी कर सकता है। कहां से कहां तक वेरी करता है ये हम उसके ग्रुप नंबर से पता कर सकते हैं, बट ग्रुप नंबर ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट वेरीज फ्रॉम n to n-8, जहां पर n ग्रुप नंबर है ओल्ड सिस्टम, यानी 1 2 S ब्लॉक के 1 और 2 और P ब्लॉक के 3 4 5 6 7 8। इनर्ट गैस का कौन सा हो जाएगा? 8। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का कौन सा ग्रुप होता है? 5th। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और 5 - 8 यानी -। तो +5 से 3 के बीच में वेरी करेगा, +5 से 3 के बीच में वेरी करेगा। सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर 6th ग्रुप है, +6 -। इसको थोड़ा इस तरह से भी सोच सकते हो आप कि सल्फर जो है उसके जो आउटर मोस्ट शेल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 तरीके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -2 और या 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे +6, ये तरीका होता है। वही नाइट्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस शेल जिसे हम बोलते हैं 5, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +5, या 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -3। तो इस तरह से कह सकते हो कार्बन यस +4 -4। तो इसी रेंज में होना चाहिए, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी 6 7 नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो ये रूल्स आई थिंक बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं जिसको यूज करके हम बहुत सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स करते हैं बहुत सारे इसी पर बेस्ड। मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपको अभी उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी साथ साथ में लिखते जाना है, फिर हम आंसर्स डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर्स है यहाँ पर। ठीक है, अंडरलाइन एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है।
बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्शन है यहाँ पर C2O4 2 माइनस है, C2O4 2 माइनस, इसको चेंज कर लेंगे। चलिए बता दूं, CO2 ऑक्सीजन का पता ही, बाय रूल्स अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जनरली मैंने कहा वही -2, अभी भूल जाओ, कोई पेरोक्साइड का कोई केस नहीं है, कोई सुपर ऑक्साइड का केस नहीं है, सिंपली ऑक्सीजन राइट नाउ किस में है, -2 में। वो कहां होगी वो सारे एग्जांपल्स भी अभी आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन -2, इक्वेशन चाहो तो बना सकते हो x -4, 2 ऑक्सीजन इसलिए 0, तो इस पर क्या हो गया +4, ठीक है। देन H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है और ये इसका ऑक्सलेट आयन है, जैसे H2SO4 होता है, H2SO4 और सल्फेट आयन, उसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सलेट आयन, कहीं पर भी ये C2O4, जैसे C2O4 2 माइनस दिख जाए तो समझ जाओ ये ऑक्सलेट आयन है, जैसे सल्फेट आयन दिखता है, नाइट्रेट आयन दिखता है, उसी तरह से ये ऑक्सलेट आयन है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, तरीका वही है, कैलकुलेट कर सकते हो, +3 आएगा, इक्वेशन बना लीजिए। चलिए एक इक्वेशन बना देता हूं यहाँ पर, हाइड्रोजन का +2, कार्बन का 2x, ऑक्सीजन का -8 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3। यहां पर भी वही रहेगा, यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी +3 है, ये भी +3 ही है, डिफरेंस कुछ खास नहीं आएगा, ये +2 मान के चलो यहां नहीं आएगा, उसकी जगह ये अब आयन है तो आयन पर -2 है, तो सॉल्व ये थर्ड का हो गया, ठीक है। H2S सल्फर का, हाइड्रोजन +1, नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन पर +1, तो सल्फर पर -2। H2SO4 पर सल्फर में कितना होगा, H2SO4 पर अगर निकालना तो सल्फर पर आई थिंक निकाल सकते हो, +6 आएगा, इक्वेशन भी बना सकते हो चाहो तो, 2 + x - 8 इक्वल्स टू 0, तो सल्फर +6। SOCl2 क्लोरीन, कह सकते हो यहां पर क्लोरीन पर -1 होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पर -1 से कम नहीं हो सकता, क्लोरीन या हेलोजन पर जो होता है 7th ग्रुप में, तो मैक्सिमम +7 मिनिमम -1, तो यहाँ पर क्लोरीन जो कि इवन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर -2 है, क्लोरीन पर 1 पे -1, 2 पर -2, तो सल्फर यहाँ पर +4। N2O5 नाइट्रोजन यहाँ पर +5, इवन यहाँ पर हम देख सकते हैं सल्फर -2 में है और यहाँ +6 में, मिनिमम और ये मैक्सिमम, -2 मिनिमम होता है, मैक्सिमम +6 होता है। नाइट्रोजन यहाँ पर +5 में, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन यहाँ पर भी नाइट्रोजन +5 में ही,
हाँ लेकिन यहाँ पर अगर निकालेंगे 10th पहले करवा रहा हूँ, 9th बाद में करते हैं। 10th की अगर मैं बात करूँ तो x प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 1, 4 हाइड्रोजन है प्लस 4, इधर इक्वल्स टू प्लस 1, तो x इक्वल्स टू माइनस 3। NH4 प्लस या अमोनिया, इनमें नाइट्रोजन -3 में है, तो नाइट्रोजन भी +5 से -3 इसी रेंज में रहता है। BaNO2 होल ट्वाइस, बेरियम पर सबको ही पता है +2 चार्ज, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सोच सकते हो। NO2 पर -1 था, NO2 पर -1 चार्ज, इक्वेशन बना लो x -4 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू +3। यहां पर माइनस, एक ही तरह के एटम से सारे 0, H3PO4 निकाल लो +5 -3, ये +5 से -3 के बीच में वेरी कर रहा है। फॉस्फोरस भी 5th ग्रुप में है, +5 से -3। Cl -1, क्लोरीन एक ही तरह के एटम्स है, ये -1 एक और कोई था ही नहीं, Cl2 0, HClO4 +7, इक्वेशन बना सकते हो, बहुत सारे आ चुके हैं इसी तरह से, H2SO4, HClO4, HNO3, क्लोरीन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2, तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब इस पर निकालना होगा, इसको असाइन कर दिया तो ये +1 पर आ जाएगा। XCO6 जिनोन पे निकालना है, तो x -12 इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू 8 +8। यस, +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पर भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। +8 के भी बहुत कम होते हैं। जिनोन हो गया एक ऑस्मियम ऑक्साइड, जिसे हम कह सकते हैं OSO4, ऑस्मियम ऑक्साइड, इस पे भी +8 है। तो कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, बट बहुत ज्यादा कंपाउंड्स नहीं होते जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो, बहुत कम होते हैं। KMnO4 बहुत जगह हम यूज करेंगे आगे इसको, पोटेशियम पर +1, ऑक्सीजन पर -2, इक्वेशन बना लीजिए +7। इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं, 20 की 3 + x -6, x इक्वल्स टू +3। K2FeO6, गड़बड़ करती हूँ, 6 नहीं था, 4 था। K2FeO4, अब निकालो, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर आयरन वही 2 + x -8, x इक्वल्स टू +6। वैसे आयरन मोस्टली +2 और +3 में ही रहता है, रेयरली ये +6 में जाता है, रेयरली +6 में जाता है, +2 +3 ही रहता है मुझे। देन क्रोमियम +3 दिख ही रहा है, 3 I3-, 3 आयोडीन -1 चार्ज, तो 3x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/3, x इक्वल्स टू -1/3। C12H22O11, इक्वेशन बनाओ, 12x हाइड्रोजन का पता ही है, 22 ऑक्सीजन का भी पता है, 2 × 11, x की वैल्यू Fe.9O। इससे पहले एक दूसरा एग्जांपल ले लेते चलो, Fe3O4, ये थोड़ा आसान दिखता है वैसे ही है लेकिन आसान दिखता है। Fe3O4 में अगर मैं कहूँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो 3x -8 इक्वल्स टू 0,
x इक्वल्स टू 8/3। यहां पर मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शनल में आ रहा है, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। एक सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो पूरा शिफ्ट होगा या नहीं होगा, कोई पार्टिकल नीचे पूरा होगा या तो नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर फिर कैसे आ सकता है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन कहीं पर भी आ रहा है, मतलब मान के चलिए कि वहां पर एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, और हम उसका क्या ले रहे हैं? एवरेज। मतलब यहाँ पर 3 आयरन आपको दिख रहे हैं, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है। यहाँ पर कुछ आयरन +2 में है, कुछ आयरन +3 में है, इसलिए उनका एवरेज जो हम ले रहे हैं वो कितना आ रहा है? 8/3। अभी हमें ये नहीं जानना कि कितने +3 में है, कितने +2 में है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, बट अभी हमारा वो पॉइंट नहीं है डिस्कशन का। बट एवरेज या फ्रैक्शनल अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो आप समझ जाओ कि वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, क्योंकि एक सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट होगा तो +1 -1 +2 -2 इसी तरह से होगा। तो आप इसी लॉजिक से आप यहां पर भी कर सकते हो। जैसे इस Fe3O4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिखते नहीं हो एक अलग बात, Fe.75 हो, कोई डिफरेंस नहीं, यहां से भी निकाल के देख लो वही आंसर आएगा। तो अब यहां पर फिर क्या करें? आयरन के कितने एटम्स है? 0.9। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिया हमने? x। तो जैसे यहाँ पर मैंने 3x किया, क्योंकि 3 आयरन के एटम थे, 3x। यहाँ पर 0.9 एटम है, 0.9x माइनस ऑक्सीजन एक ही है, 2 = 2। तो x = 20/9। अगर आप ये सोच रहे हो सर इसको ऐसे फ्रैक्शन 0.9 एटम थोड़ी हो सकता है, सही बात है। तो ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी आयनिक कंपाउंड है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है आप उनके एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हो। NaCl, क्या एक Na+ और एक Cl आयन होते हैं उसका क्रिस्टल में? नहीं, क्रिस्टल में तो बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl आयन होते हैं, बट हम NaCl लिख देते हैं, एक सिंपलेस्ट रेशियो। हाँ, यहां पर भी आप कह सकते हो फिर सर इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? तो Fe9O10 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लिखते नहीं वो एक अलग बात है, बट ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा, इनको बोला जाता है इस तरह से जब हम लिखते हैं तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, इन्हें बोला जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, हमारा काम तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वो सिंपल से रूल से आप निकाल सकते हो, कहीं कोई चेंज यहां पर भी नहीं है। राइट, तो यहां पर ये तो हो गया। इसके अलावा कुछ और केसेस में बता रहा हूं। जनरली कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं फिर बताऊंगा। फर्स्ट K3FeCN6 KCO C2O4 अमोनिया ट्वाइस। (26) नंबरिंग कर दो चाहो तो इसकी 27, 28, 29 FeCO5, 30 FeSO4। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला होता है ना, ये एक पूरा आयन होता है, ये एक सिंगल आयन होता है। तो यहां पर आप कह सकते हो ये केटाइन, पोटेशियम केटाइन, ये पूरा एक एनाइन। पोटेशियम पर कितना चार्ज है टोटल? +3, तो इस पूरे पर कितना होगा? -3। इस पर केवल +1 है तो इस पूरे पर कितना होगा? -1 होगा। इस पर भी मैं आ रहा हूं, वेट करो। ये जो CN अमोनिया, CN या अमोनिया, इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं? जो लोन पेयर देते हैं। लिगेंड्स वो होते हैं जो लोन पेयर अपना डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिगेंड्स में अमोनिया हो गया, CN भी लोन पेयर दे सकता है, H2O भी लोन पेयर दे सकता है। ये कुछ लिगेंड्स हैं, CO भी एक लिगेंड है। तो इन लिगेंड्स का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद रखना है।
तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, CN9 पर -1 चार्ज है -1, H2O पे भी 0, CO पे भी 0 ही, क्लोरीन है तो -1। और ज्यादा डिटेल में आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये सारी चीजें और वापस आएगी। अभी तो हम वापस से क्योंकि तो एक सिंपल से कुछ केसेस ले रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो CN9 का टोटल -1, इक्वेशन क्या बनेगी, पोटेशियम का 3 और आयरन का X, इसका -6, X +, कोबाल्ट का कितना होगा +1 +X, ये ऑक्सिलेट आयन है जो इस पर चार्ज है, चाहो तो लिख सकते हो C2O4 2 -2, तो यहां पर 2 है तो -4, अमोनिया पे 0, X = 2, ये 0 है तो X + 0 = 0, तो यहां पर ये भी 0, ये भी 0। FeSO4 देखिए, अब ये अमोनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड जिसे हम बोलते भी है मोहर सॉल्ट, इसे मोहर सॉल्ट भी बोला जाता है। पूरे कंपाउंड से कोई मतलब नहीं, अगर आपको आयरन का निकालना तो इस पार्ट से मतलब है, इस पार्ट से मतलब है, इसको इस पार्ट से मतलब, तो यहाँ पर ये +2, जैसे FeSO4 में होता है +2, यहाँ पर भी वो +2 आ गया। ये वो केसेस हमने लिए हैं जहां पर बहुत आसानी से रूल्स के थ्रू हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ऐसे कुछ केसेस ले रहा हूं जहां पर स्ट्रक्चर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, आयनिक कंपाउंड अगर है तो उसका तो इसी तरह से आएगा, क्योंकि उनका कोई क्रिस्टल होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उनका तो आप इसी तरह से निकालोगे। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें हम स्ट्रक्चर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड में स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे करेंगे, तो लेट्स से A और B के बीच में एक बॉन्ड है। अब देखा जाए तो यहां पर तो ये आयनिक नहीं है, इसे हमें आयनिक बनाना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होंगे, B पर, तो इस पर चार्ज A+ और इस पर चार्ज B-, A+ और B- कंप्लीटली B पर शिफ्ट कर दी, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसका -। ये अगर डबल बॉन्ड होंगे तो इस सारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां पर वापस से बता दूं, ये 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक A का है, एक B का था। अब ये दोनों ही B पर शिफ्ट हो गए, तो B को 2 इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हुआ, एक तो B का ही था, गेन कितने का हुआ, 1 का हुआ, इसीलिए -1। B को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसीलिए +1। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन A के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन B के हैं, तो A को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 का, B को कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 2 का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। ये अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ तो अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने ऐसे बना रखा तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके, A के। इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, B के पास जाएंगे, तो A पर +2, B पर -2। A पर +2, B, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों A के थे, तो A को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, B को 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। जबकि अगर बाय द वे A ही लॉन पेयर दे रहा है और A ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इफ A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वापस से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, A के इलेक्ट्रॉन A के पास ही आ गए, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ ऑक्सीडेशन +2 - ये ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे CO2 का निकालना है, CO2 का मैं कार्बन का, सिंपल से लॉजिक से भी आ गया था ऐसा नहीं, बट यहां से अब कैसे करेंगे,
ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चारों, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, इधर वाले भी ऑक्सीजन के पास जाएंगे, तो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इस तरफ से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इस तरफ से होगा, तो कार्बन पर टोटल कितना लॉस हो जाएगा, +4। इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। हाँ, ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम भी क्या होना चाहिए, 0 दिखेगा। कार्बोनेट आयन CO3 2- CO3 2- कार्बोनेट आयन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, तो +2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर ऑलरेडी -1 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन और हुआ, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2, इसका भी -2, इस ऑक्सीजन का भी -2 और इस कार्बन का HNO3 नाइट्रोजन का निकालना है आपको स्ट्रक्चर के थ्रू, नाइट्रोजन का भी निकालना है और सभी ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालें, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके, नाइट्रोजन के, लेकिन जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस पर, क्योंकि ये दोनों ही नाइट्रोजन के थे, तो +2 आएगा और इस पर -2 आएगा, राइट। ये चारों इलेक्ट्रॉन भी किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से भी नाइट्रोजन को, इस वाले से भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन का, और इससे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पर +5, ऑक्सीजन ऊपर वाली -2, यहाँ पर भी -2, इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा, तो -2, और हाइड्रोजन को यहां से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो हाइड्रोजन +1। और भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे। हाँ, स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे खासे पढ़ चुके हो, अच्छे खासे केसेस में आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके हो, बहुत सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल में आप हाइब्रिडाइजेशन तक कैलकुलेट कर चुके हो, तो आई थिंक आप सबको स्ट्रक्चर्स पता होंगे, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह से करते हो, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इन सबके स्ट्रक्चर्स पता है। अब आ जाते हैं पेरोक्साइड्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे H2O2, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, ठीक है, एक्चुअल ज्योमेट्री कुछ और होगी, बट यहां पर अब अगर हमें करना है तो क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, जैसे पहले मैं बता दूं, अगर बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में हो तो क्या होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही बराबर है, तो फिर क्या करते हैं, अगर सेम एटम्स है दोनों तरफ, तो इस बॉन्ड को फिर इक्वली ब्रेक किया जाता है, यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन वापस आप दोनों को दे दीजिए, तो यहां पर अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन हम दोनों को दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस हाइड्रोजन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0। इसीलिए मैंने कहा था कि एक ही तरह के एलिमेंट्स है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही तरह के एटम्स है तो उनका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा, P4, ग्रेफाइट, डायमंड, क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो वहां पर अगर आप बॉन्ड को तोड़ोगे भी तो सारे इलेक्ट्रॉन जिसके थे उसी के पास चले जाएंगे, इसलिए किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो इसके ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस बॉन्ड के टूटने पर किसी के पास कोई चार्ज नहीं आएगा, फ्री रेडिकल टाइप बन गई। हाँ, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के कारण तो आएगा, तो ये +1, ये -1, ये -1, ये +1। इसीलिए अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज होते ही क्या है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होती है, उसे हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज।
और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लिंक्ड है तो उसके कारण चार्ज नहीं आएगा, इसीलिए अब यहां पर इसका -2 नहीं हुआ, ये -1 ये -1 यहां से और यहां से। और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं जहां पर ऑक्साइड लीकेज होता है, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है H2SO5। हाँ, अब आप ये कह सकते हो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेरोक्साइड लिंकेज है? तो एक तरीका तो ये बहुत गिने चुने एग्जांपल्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार हाँ इनमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, तो ये आपको याद भी रखना है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, देखिए ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोस्टली तो ये चाहता है -2 में ही रहे, -2 में ही रहना चाहता है। बहुत कम केसेस में ये -1 में जाता है, -2 में ही रहना चाहता है। अब यहां पर अगर बाय द वे आपको नहीं पता है कि ये पेरोक्साइड लिंकेज है, तो अगर आप यहां पर बिना इसको पेरोक्साइड लिंकेज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, हाइड्रोजन +2 सल्फर X ऑक्सीजन -10, तो यहाँ पर X यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 8, जो कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +6। यानी समझ जाओ यहाँ पर अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर ऐसा ही कुछ पेरोक्साइड लिंकेज टाइप केस हो सकता है। यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। जनरली H2SO4 में इधर OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इधर भी OH होता है, लेकिन यहाँ पर 2, ये H2SO5 का स्ट्रक्चर है। अब इस सल्फर का तो भी +6 ही है, अगर आप इससे कोई मतलब ही नहीं इसको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे, ये दोनों इस पर, ये चारों इस पर और ये चारों इस पर। यहाँ से सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ से भी 2 का लॉस हुआ, यहाँ से 1 का और यहाँ से 1 का, तो सल्फर पर कितना हो जाएगा? +6। अब मैं वापस नहीं बना रहा हूँ, यहीं पर लिख रहा हूँ +6 सल्फर का। लेकिन इस बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर भी कोई नहीं आएगा। हाँ, इसके कारण, इस बॉन्ड के कारण आएगा, तो ये भी -1 ये भी -1, ये +1 ये -2 ये -2 ये -2 ये +1। यानी H2SO5 में अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो आंसर इज नो। 3 ऑक्सीजन का -2 है और 2 ऑक्सीजन का -1। एक और एग्जांपल लिख सकते हो H2S2OH। इसमें भी आप निकालोगे तो सल्फर का अगर पेरोक्साइड लिंकेज नहीं कंसिडर किया तो सल्फर का यहाँ पर +7 के आसपास आ गया, 16 -2 14 डिवाइड बाय 2 से, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर भी पेरोक्साइड लिंकेज। सल्फर +6 सल्फर +6, लेकिन ये ऑक्सीजन -1 ये ऑक्सीजन -1, बाकी की सारी ऑक्सीजन -2, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज इन्हीं दो पर है। इवन इसी तरह का एक और एग्जांपल, पेरोक्साइड नहीं बट सल्फर भी हो, H2S4O6, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें चारों सल्फर एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, यानी 2 ऑक्सीजन हट गई और उसकी जगह 2 सल्फर आ। अब यहां पर देखा जाए तो इस बॉन्ड के कारण भी किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके कारण भी नहीं आएगा, इसके कारण भी, तो इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर इसके कारण कुछ नहीं आया, तो ये 2 यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ से इस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ से 1 का, तो इस पर +5 और इस सल्फर का भी +5 होगा। तो यहाँ पर H2SO4 में H2S4O6 में कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, पेरोक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन का पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, बट हाँ सल्फर सल्फर एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप निकालोगे तो 2 + 4x -12, x = 2.5। अभी 2.5 क्यों आया? क्योंकि 2 सल्फर पर +5 है, 2 पर 0 है, तो टोटल पर कि चारों पर मिला के कितना हो गया? +10। अब आप एवरेज निकालोगे तो 10 / 4, जो कि कितना आ गया? 2.5। वो क्या हो गया? फ्रैक्शनल।
वो फ्रैक्शनल आ गया, क्योंकि 2 सल्फर पर +5 है, 2 सल्फर पर 0 है, वो उनका एवरेज आ गया। CrO5, आई थिंक सबको स्ट्रक्चर पता हो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसमें भी अगर यूं देखें तो डायरेक्ट अगर मान ले तो क्रोमियम पर +10, क्रोमियम +10 में नहीं जा सकता, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -2, तो ये क्रोमियम किस पे आ गया, +6। HCN HC ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, राइट। कार्बन का 2.6 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की 2.1 के आसपास होती है। ये सारे इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन -3, यहाँ से नाइट्रोजन के पास गया, लेकिन यहाँ से किसके पास आएगा, कार्बन। कार्बन के को यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो यहाँ पर +2, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, +1 +2 -3, टोटल 0। तो ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेस्ट। देन कुछ और कंपाउंड्स लिख रहा हूं, जैसे आपको बता दूं कॉपर जो होता है तो जनरली कॉपर +1 या कॉपर +2। आयरन भी ठीक है, समटाइम्स किसी और में जाता है, बट मोस्टली हम यही सोचेंगे +2, आयरन +3। टिन जो होता है +2 +4। तो जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं Cu3P, अब ये कंफ्यूजन कि कॉपर +1 में या +2 में कैसे पता चले, तो अगर हमने यहाँ पर कॉपर को +2 में लिया सपोज, तो ये 3 कॉपर है, +6 हो जाएगा। फॉस्फोरस किस में जाएगा, -6। फॉस्फोरस की मिनिमम -3 हो सकती है, +5 से -3, -6 नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर कॉपर जो है +1 में है और फॉस्फोरस जो है -3। यानी इस तरह से भी सोचना पड़ता है आपको, ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है। Cu3P आपने Cu2O। अब अगर मैंने यहाँ पर कॉपर को +2 में ले लिया तो 2 कॉपर है, तो ऑक्सीजन किस में चला जाएगा, -4। -4 ऑक्सीजन का हो नहीं सकता, -2 ही होता है, तो यहाँ पर ये +1 +2 टोटल +2, तो ये -। और AH2S3 आर्सेनिक, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, +3 या +5 दो ही रहता है। आर्सेनिक के लिए कह सकते हो +3 या +5। फिर यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोच सकते हो, यानी ये सल्फर ये +3 में है, दिख रहा है, क्रॉस चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। कंपाउंड ये भी होता है AS2S5, यहाँ पर ये +5 और ये -2। कुछ जगह हो सकता है आपको याद भी रखना पड़े, कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर आपको याद रखना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि सर इसमें कौन सा, ये भी तो हो सकता है, बट याद भी रखना पड़ सकता है। जैसे FeS2। अब सल्फर जनरली तो -2 में होती मेटल्स के साथ, तो अगर सल्फर -2 माने तो 2 सल्फर है -4, तो आयरन +4, जबकि मैंने कहा आयरन तो मोस्टली +2 और +3 में ही रहता है।
रियरली कभी +6 में बहुत कम एग्जांपल है, तो क्या यहाँ +4 में नहीं, यहाँ पर ये जो सल्फर है ये -1 में, जैसे दो ऑक्सीजन कनेक्टेड होती है, यहाँ पर दो सल्फर कनेक्टेड है, -1 तो दोनों सल्फर को मिला के -2 हो गया, तो आयरन यहाँ पर +2, आयरन पाइराइट बोला जाता है। FeS2 आयरन पाइराइट। तो ये कुछ और केसेस भी मैंने बताया। इवन यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे CH2। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब क्या करें फिर? तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पर अगर मैं बात करूं तो कार्बन सल्फर है, तो यहाँ पर सल्फर पर इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर देंगे। लॉजिक कुछ नहीं है, इस तरह से सोच रहे हैं -2। TH3 की बात करें, फास्फोरस की भी 2.1, हाइड्रोजन की भी 2.1 सेम है, बट इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट करेंगे? फास्फोरस। तो ये कुछ और पर्टिकुलर केसेस जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, कार्बन सल्फर आयोडीन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थिंक 1 या 2 डेसिमल पॉइंट तक तो बराबर ही होती है, उसके आगे का मुझे नहीं पता, बट फास्फोरस हाइड्रोजन की भी बराबर है, कार्बन सल्फर और आयोडीन की बराबर होती है। तो इस लॉजिक से आपको दिखना है। हाँ, बट ये जो टिपिकल वाले केसेस है मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैंने आपको जरूर बताया, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हमें इनका यूज नहीं करना है। इस चैप्टर में हमारे ये नहीं कि सर ये बड़े इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट तो पहले सिंपल से वाले हैं, KMnO4 K2Cr2 से हम उसी से काम हो जाएगा। ये तो ठीक है, सिंस हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सारी जितनी भी वेराइटीज है सभी ऑक्सीडेशन नंबर में आपको यहाँ बता रहा हूँ, ताकि लॉजिक से आ जाए, या कुछ पर्टिकुलर केसेस में हमें याद भी रखना पड़ सकता है कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये है। कोई ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, पता होना चाहिए। FeS2 है, पता रखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो शीट में और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो शीट में से प्रैक्टिस करिए बाकी के एग्जांपल्स की, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।